दोपहर के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे व्यस्त पुराने बाजार की संकरी सड़क पर रोजमर्रा की भीड़ थी। ऑटो रिक्शा के हॉर्न, ठेले वालों की आवाज़ें और चिलचिलाती धूप के बीच हवा में समोसे और जलेबी की महक तैर रही थी। नुक्कड़ की चाय की दुकान पर काया शांति से बैठी थी। उसके एक हाथ में कटिंग चाय का गिलास था और दूसरे हाथ में एक पुरानी किताब। सफ़ेद कुर्ती, नीली जीन्स और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे उसे अपने आसपास के शोर से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी उस शांति को एक भद्दी सी आवाज़ ने तोड़ा। अरे वो चाचा, हफ्ता निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है? तिजोरी घर पर भूल आया क्या? काया ने किताब से नज़रें हटाए बिना एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। चाय की दुकान के ठीक सामने एक बुजुर्ग फल वाले का ठेला था। 3 लड़के, जिनकी शक्ल से ही उनकी गुंडागर्दी झलक रही थी, उस बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े थे। उनमें से एक ने संतरे उठाकर सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए। बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए थे। कोई आगे नहीं आ रहा था। काया ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया, ग्लास को बेंच पर रखा और किताब बंद कर दी। ये शहर कभी चैन से चाय भी नहीं पीने देता। उसने बुदबुदाते हुए अपनी कलाई की घड़ी ठीक की और अपनी जगह से उठी। वह सीधे उन लड़कों के पास पहुंची और सबसे आगे खड़े लड़के के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। स्क्वीज मी। काया की आवाज़ एकदम शांत और शिष्ट थी। संतरे सड़क पर फेंकने की बजाय, अगर तुम इन्हें खा लो तो शायद तुम्हारे दिमाग में थोड़ा विटामिन सी जाए और ये फालतू का कचरा साफ हो। तीनों लड़के ने मुड़कर उसे देखा। सबसे लंबे लड़के ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तू कौन है बे? हीरोइन बनने का ज़्यादा शौक है क्या? चुपचाप रास्ता नाप, वरना क्या? काया ने अपनी बाहें सीने पर बांध दी। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। मुझे ये वरना के आगे की कहानी सुनने का बहुत शौक है। लड़के ने गुस्से में अपना हाथ काया की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां काया को छू पाती, काया का हाथ बिजली की तेजी से उठा। उसने लड़के की कलाई पकड़ी, उसे एक झटके से मोड़ा और अपने पैर से उसके घुटने के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार किया। लड़का दर्द से चीखता हुआ वहीं घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ा। काया की पकड़ अब भी उसकी मुड़ी हुई कलाई पर थी। फिजिक्स। काया ने लड़के के कान के पास झुककर उसी सर्द और शांत लहजे में कहा। हड्डियों के ज्वाइंट्स पर सही प्रेशर डाला जाए तो इंसान का सारा एटीट्यूड 1 सेकंड में ज़मीन पर आ जाता है। अब चुपचाप इस चाचा के नुकसान के पैसे निकाल और यहाँ से ऐसे गायब हो जा जैसे गधे के सिर से सींग। बाकी 2 लड़के घबरा कर पीछे हट गए। दर्द से कराहते हुए उस गुंडे ने काया को घूरा, अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और ठेले पर फेंक कर अपने साथियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। बाजार में सन्नाटा छा गया था। काया ने अपने हाथ झटके बुजुर्ग को एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब उठाकर घर की तरफ चल पड़ी। उसके लिए यह कोई बहादुरी का काम नहीं था, यह बस उसका स्वभाव था। गलत बर्दाश्त करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। बंसल निवास, शाम 6 बजे। तो इस बंसल परिवार की नाक कटवा कर ही मानेगी काया। चाचा जी की गरजती हुई आवाज़ से पूरा ड्राइंग रूम गूंज रहा था। काया सोफे के कोने पर बैठी इत्मीनान से सेब के टुकड़े खा रही थी। चाची जी सिर पकड़े डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। तुम्हें पता भी है तुमने आज बाजार में जिस लड़के का हाथ मोड़ा है वो कौन था? चाचा जी गुस्से में कांप रहे थे। वो पाटिल का आदमी था। पाटिल इस इलाके का सबसे बड़ा सटोरिया है। अगर उसने हम पर हमला करवा दिया तो तू तो अनाथ है, तुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, पर हमें तो है। काया ने सेब का आखिरी टुकड़ा चबाया और आराम से उठी। चाचा जी। काया का लहजा सख्त लेकिन बेहद संयमित था। अनाथ हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि खुद की हिफाजत कैसे करनी है। और रही बात उस पाटिल की,
तो अगर वो बदमाश है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम डर कर जीना शुरू कर दें। आपने और चाची ने मुझे पाला है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई किसी कमज़ोर को परेशान करेगा तो मैं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठूंगी। और हाँ, अगर पाटिल का कोई भी आदमी यहाँ आए तो दरवाज़ा मैं खोलूँगी। आप आराम से सो जाइएगा। बिना किसी और बहस के काया अपने कमरे में चली गई। उसके लिए रिश्ते अहम थे, लेकिन उसके उसूलों से बढ़कर नहीं। शहर के दूसरे छोर पर द ऑबर्न कॉर्पोरेट टावर की 45वीं मंजिल, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। शहर की रोशनियां कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रियांश अपनी लेदर की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक ऐसा तूफान छिपा था जो किसी को भी तबाह कर सकता था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल का ग्लास था, जिसमें रखी शराब की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिस पर बाजार की एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वही बाजार जहां कुछ घंटे पहले काया ने उस गुंडे की हड्डी तोड़ी थी। रियांश का दायां हाथ, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी विक्रम, उसके पीछे खड़ा था। सर, विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, यह लड़की, इसने हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। हम पिछले 3 हफ्तों से पाटिल के उस आदमी को ट्रैक कर रहे थे। वो आज हमें पाटिल के उस गोदाम तक ले जाने वाला था जहां हथियारों की डील होनी थी, लेकिन इस लड़की ने बीच सड़क पर तमाशा कर दिया। पुलिस आ गई और वो गुंडा अंडरग्राउंड हो गया। रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गहरी स्याह आंखें सिर्फ स्क्रीन पर जमी थी। वह वीडियो को लूप पर देख रहा था। गुंडे का हाथ बढ़ाना, लड़की का पलक झपकते ही उसकी कलाई मोड़ना, और उसके चेहरे पर वो बेखौफ, खतरनाक हद तक शांत भाव। उसे डर नहीं लगा। रियांश की भारी और सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी, जी सर। विक्रम को समझ नहीं आया। रियांश ने अपनी उंगलियों से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सामान्य लोग ऐसी स्थिति में घबराते हैं। उनके दिल की धड़कन तेज होती है। वे मदद के लिए चिल्लाते हैं या पीछे हटते हैं। लेकिन इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखो। इसकी पल्स रेट जरा भी नहीं बढ़ी। इसने उस आदमी को ऐसे गिराया जैसे यह उसका रोज का काम हो। रियांश ने ग्लास टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। उसका लंबा गठीला शरीर और काले सूट में उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा खौफनाक अधिकार था कि विक्रम अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। सर, क्या हमें इसे रास्ते से हटाना है? इसने हमारा करोड़ों का नुकसान किया है, विक्रम ने पूछा। रियांश के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म सर्द मुस्कान तैर गई। नहीं, जो इंसान बिना डरे आग में हाथ डालता है उसे रास्ते से नहीं हटाया जाता, उसे करीब से देखा जाता है। उसने कोट के बटन लगाए। पता लगा वे कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। मुझे इसकी ज़िंदगी का एक एक पन्ना खुला चाहिए। और पाटिल का वो आदमी, उसे छोड़ दो। अब मेरी दिलचस्पी किसी और चीज़ में है। अगला दिन शाम 7 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। काया लाइब्रेरी से बाहर निकली। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। उसने अपना छाता खोला और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। अचानक एक काले रंग की चमचमाती एसयूवी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी के रुकने का तरीका इतना सटीक और सधा हुआ था कि काया के कदम अपने आप रुक गए। कुछ सेकेंड तक कुछ नहीं हुआ। गाड़ी के शीशे काले थे, अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। काया की छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दी। उसने अपने छाते की ग्रिप को मजबूती से पकड़ा। उसकी मांसपेशियां किसी भी हमले के लिए तैयार हो गई। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। एक आदमी बाहर निकला, लंबा कोट, चौड़े कंधे और एक ऐसा ऑरा जो उस ठंडी हवा को भी भारी कर रहा था। रियांश ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया।
और सीधे काया की आंखों में देखा। काया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने काया को एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ कर दिया। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो उसे पढ़ रही थी। तुम गलत रास्ते पर चल रही हो, काया बंसल। रियांश की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन था जो सीधे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगता था। काया की भौहें तन गई। कोई अजनबी बीच सड़क पर गाड़ी रोककर उसका पूरा नाम ले रहा था, और उसका लहजा ऐसा था जैसे वह उस पर कोई हुक्म चला रहा हो। और तुम कौन हो? काया ने छाता थोड़ा पीछे किया, अपनी नज़रें रियांश की आंखों से हटाए बिना। ट्रैफिक पुलिस, जो मुझे सही रास्ता बताने आए हो? रियांश एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय उस ठंडी भेदने वाली नज़र के। मैं वो इंसान हूँ जिसका करोड़ों का नुकसान तुमने कल दोपहर एक फल वाले के ठेले के सामने किया है। तुम्हारी उस बेवकूफ़ी भरी बहादुरी ने मेरा एक ऐसा मोहरा गायब कर दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। काया को कल का वाक़या याद आया। तो ये मामला पाटिल का नहीं था, यह मामला कुछ और ही बड़ा था। लेकिन काया ने अपने चेहरे पर कोई सिकन नहीं आने दी। तुम्हारा मोहरा औरतों और बुजुर्गों पर हाथ उठाता है, काया ने तीखे व्यंग के साथ कहा। तो फिर वो इसी लायक था। और अगर तुम्हें अपने करोड़ों के नुकसान का इतना ही दुख है तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। मुझे बीच सड़क पर डराने की कोशिश मत करो। ये तरकीबें मेरे साथ काम नहीं करती। काया ने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन रियांश ने अपना हाथ बढ़ाकर छाते का डंडा पकड़ लिया। उसकी पकड़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ऐसा नियंत्रण था जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की है, रियांश। रियांश उसके थोड़ा और करीब आ गया। बारिश की बूंदें उसके बालों और कोट पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर मैं तुम्हें डराना चाहता तो तुम इस वक्त मुझसे बात करने की हालत में नहीं होती। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। मैं चेतावनियाँ नहीं सुनती। काया ने छाते को झटके से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रियांश की पकड़ टस से मस नहीं हुई। तुम्हें सुननी पड़ेगी। रियांश की आवाज़ अब और भी भारी हो गई थी, क्योंकि तुमने जिस खेल में अनजाने में कदम रख दिया है उसके नियम मैं तय करता हूँ। आज के बाद तुम शहर के किसी भी विवाद में नहीं पड़ोगी। तुम किसी को नहीं बचाओगी। तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दोगी। काया की आंखों में आग धधक उठी। उसे किसी का भी आदेश लेना सख्त नापसंद था, और यह अजनबी तो सारी हदें पार कर रहा था। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? काया ने सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रियांश धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी ठंडी थी कि आसपास की हवा और भी सर्द लगने लगी। उसने छाते का डंडा छोड़ दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से नफरत है, रियांश ने कहा। उसकी निगाहें काया के चेहरे पर जमी थी, लेकिन तुम्हारी यह बेखौफी तुम्हें अब मेरी जिम्मेदारी बता चुकी है। तुम पूछ रही हो ना कि मैं कौन हूँ? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा काया। बस दुआ करना कि जब तुम्हें हकीकत पता चले तब तक तुम मेरे बनाए हुए पिंजरे के अंदर ही रहो, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतज़ार कर रही है। रियांश पलटा, गाड़ी में बैठा और ऐसी हुई बारिश को चीरती हुई वहाँ से गायब हो गई। काया वहीं खड़ी रही। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। यह डर नहीं था, यह एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अजनबी, उसकी बातें, उसका अधिकार जताने का वो हिंसक तरीका, सब कुछ उसकी समझ से परे था। लेकिन एक बात तय थी, उसने एक ऐसे तूफान को न्योता दे दिया था जिससे बचना अब उसके बस में नहीं था। अगले 2 दिन काया के लिए एक अजीब सी घुटन लेकर आए। रियांश की वह चेतावनी उसके दिमाग में
किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे उस अजनबी का वह अधिकार जताना, उसकी वह ठंडी आंखें और सबसे बढ़कर उसका वह खौफनाक आत्मविश्वास बिल्कुल पसंद नहीं आया था। काया को अपनी आज़ादी से प्यार था और यांस का अस्तित्व ही उसकी उस आज़ादी के लिए एक सीधा खतरा लग रहा था। लेकिन हकीकत और तर्कों की दुनिया बहुत कठोर होती है। काया ने जिस आग में हाथ डाला था, उसकी लपटें अब उस तक पहुंचने वाली थी। तीसरा दिन, रात 8:30 बजे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर नमी और हवा में एक अजीब सी ठंडक बाकी थी। काया अपने स्थानीय पुस्तकालय से निकलकर घर की तरफ पैदल लौट रही थी। रास्ता एक पुराने कारखाने के पीछे से होकर गुजरता था, जो अमूमन सुनसान रहता था। काया के कदम अचानक धीमे हो गए। उसकी छठी इंद्री, जो बचपन से ही खतरों के बीच रहकर बहुत तेज हो चुकी थी, उसे चेतावनी दे रही थी। पीछे से आ रही जूतों की आहट सामान्य नहीं थी। वे 3 लोग थे और उनके चलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। काया ने अपनी चाल नहीं बदली, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने जानबूझकर मुख्य सड़क की तरफ मुड़ने के बजाय एक संकरी गली का रास्ता लिया। वह जानती थी कि अगर भिड़ना ही है तो ऐसी जगह बेहतर है जहां वे उसे चारों तरफ से घेर न सके। जैसे ही वह गली के बीच में पहुंची, सामने से 2 और लोग आ गए। कुल 5 आदमी। उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कान थी और हाथों में लोहे की रॉड और चाकू चमक रहे थे। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का? उनमें से एक ने, जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था, आगे बढ़ते हुए कहा, पाटिल भाई का सौदा खराब किया था तूने। आज तेरा हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। काया ने अपनी किताबों का थैला शांति से जमीन पर रखा। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था, बस एक सर्द गुस्सा था। पाटिल ने अपने पालतू कुत्तों को भेजा है। लगता है उसमें खुद सामने आने की हिम्मत नहीं है। इससे पहले कि वह गुंडा कुछ समझ पाता, काया बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी कोहनी का एक जोरदार प्रहार सीधे उस आदमी के जबड़े पर किया। एक भयानक आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़ाई शुरू हो गई। काया की फुर्ती और तकनीक बेजोड़ थी। उसने दूसरे की कलाई मरोड़कर उसकी रॉड छीनी और तीसरे के घुटने पर वार किया, लेकिन यथार्थ की जमीन पर एक अकेली निहत्थी लड़की का 5 हथियार बंद ताकतवर आदमियों से लंबे समय तक लड़ना नामुमकिन होता है। पीछे से एक गुंडे ने काया के बालों को बुरी तरह से खींचा। काया दर्द से कराह उठी। जैसे ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, सामने वाले आदमी ने चाकू से वार किया। काया ने तेजी से खुद को बचाया, लेकिन चाकू की धार उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून की एक गर्म धार उसकी बाह पर बहने लगी। काया दीवार से जा टकराई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वे चारों उसे मारने के लिए आगे बढ़े। काया ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी गली के मुहाने पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने कहा था, एक बेहद सर्द, भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी कि यह शहर तुम्हारे लिए मौत का इंतजार कर रहा है। काया ने मुड़कर देखा। गली के अंधेरे को चीरती हुई रियांस की लंबी गठीली आकृति वहां खड़ी थी। उसने अपना काला कोट उतारकर अपनी गाड़ी के बोनट पर फेंका और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर मोड़ने लगा। उसके चेहरे पर जो भाव था, वह किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी था। वह गुस्सा नहीं था, वह बेसूद तबाही थी। तू कौन है बे? बीच में मत पड़, वरना तू भी मरेगा। पाटिल के एक आदमी ने चिल्लाते हुए रियांस की तरफ चाकू ताना। रियांस के चेहरे पर एक खौफनाक तिरछी मुस्कान तैर गई। मेरी मौत का फैसला करने की औकात तुम्हारे उस पाटिल में भी नहीं है। अगले ही पल रियांस आगे बढ़ा। उसकी गति किसी शिकारी तेंदुए जैसी थी। उसने चाकू वाले आदमी का हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे इस तरह मोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज़ पूरी गली में गूंज उठी। आदमी की चीख निकलने से पहले ही
रियांश का घुटना उसके सीने पर इतनी जोर से लगा कि वह बेसुध होकर गिर पड़ा। काया दीवार के सहारे खड़ी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। रियांश की लड़ाई में कोई कला नहीं थी, बस एक क्रूर, अचूक और जानलेवा ताकत थी। 2 मिनट के अंदर पाटिल के चारों गुंडे जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। रियांश की शर्ट पर खून की कुछ छींटें आ गई थी, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य थी। उसने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला, अपने हाथों को पोंछा और धीरे धीरे काया की तरफ बढ़ा। काया ने अपने दर्द को छुपाते हुए सीधा खड़ा होने की कोशिश की। उसका कंधा बुरी तरह से जल रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी, काया ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। रियांश उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी स्याह निगाहें काया के बहते हुए खून पर टिक गई। उसके जबड़े तन गए। गाड़ी में बैठो। रियांश का लहजा किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, काया ने गुस्से से कहा और मुड़कर जाने लगी। लेकिन तभी दर्द की एक भयानक लहर उसके कंधे से उठी और उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वह गिरती, रियांश के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। उसने एक हाथ काया की कमर पर और दूसरा उसके घुटनों के नीचे रखा और उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़ो मुझे, यह क्या बदतमीजी है, काया ने विरोध किया, लेकिन रियांश की छाती किसी पत्थर जैसी सख्त थी। चुपचाप रहो, वरना मैं तुम्हें यहीं बेहोश करके ले जाऊंगा, रियांश ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ में जोश संजीदगी थी। उसने काया को शांत कर दिया। रियांश ने उसे अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठाया, सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा बहुत भारी था। काया ने अपने कंधे को दबाए रखा था। उसे इस आदमी से सख्त नफरत हो रही थी। उसका यह नियंत्रण, उसकी यह मर्जी चलाने की आदत काया के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरे घर जाना है, काया ने ठंडी आवाज़ में पूछा। तुम्हारे उस घर जहाँ तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी परवाह तक नहीं है, रियांश ने सामने सड़क पर देखते हुए बेहद तार्किक और निर्मम लहजे में कहा। क्या कहेंगे तुम्हारे चाचा जब तुम खून में लथपथ घर पहुंचोगी? वे पाटिल के डर से तुम्हें खुद ही घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा कोई नहीं है काया जो इस वक्त पाटिल से तुम्हारी हिफाजत कर सके। काया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। यह एक कड़वी हकीकत थी जिसे वह भी जानती थी। वह पूरी तरह से अकेली थी। और तुम? काया ने तीखेपन से पूछा। तुम मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो? क्या तुम कोई समाज सेवक हो? रियांश ने अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाए। गाड़ी एक शानदार सुनसान हवेली के लोहे के बड़े दरवाजों के सामने रुक गई। उसने इंजन बंद किया और धीरे से मुड़कर काया की आंखों में देखा। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, रियांश। रियांश धीरे धीरे काया के करीब आया। गाड़ी के अंदर की कम रोशनी में उसकी आंखों की वह दीवानगी साफ नजर आ रही थी जिसने पहली बार काया को देखा था। तुमने मेरी योजना खराब की थी। तुमने पाटिल का ध्यान मेरी तरफ से हटाकर अपनी तरफ खींच लिया। अब तुम पाटिल के निशाने पर हो और स्थानीय पुलिस पाटिल की जेब में है। तुम कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाती। वह थोड़ा और करीब हुआ। उसकी गर्म सांसें काया के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यह मैं जानता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि इस शहर में मेरे अलावा तुम्हें कोई जिंदा नहीं रख सकता। जब तक मैं पाटिल का नामो निशान नहीं मिटा देता, तुम यहीं रहोगी, मेरी नज़रों के सामने। यह मेरी हिफाजत नहीं है काया, यह मेरा तुम पर अधिकार है। काया ने उसे घूर कर देखा। वह फंस चुकी थी। उसकी अपनी कोई ताकत, कोई परिवार ऐसा नहीं था जो उसे इस अंडरवर्ल्ड्स की लड़ाई से बचा सके। तार्किक रूप से रियांश ही उसकी एकमात्र उम्मीद था, भले ही वह उस उम्मीद से कितनी भी नफरत क्यों न करती हो।
एक आज़ाद परिंदा अब एक बेहद खतरनाक शिकारी के पिंजरे में था और शिकारी की निगाहें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सूर्य की पहली किरण जब खिड़की के भारी मखमली पर्दों को चीरती हुई कमरे में आई तो काया की आंख खुली। उसका कंधा अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन वहाँ एक बहुत ही सलीके से साफ पट्टी बंधी हुई थी। उसने उठकर कमर के चारों तरफ नज़र दौड़ाई और एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गई। यह कोई कमरा नहीं बल्कि एक महल का हिस्सा लग रहा था। छत पर एक विशाल और कीमती झूमर लटका था। फर्श पर बिछा कालीन इतना मुलायम था कि कदम रखते ही पैर उसमें धंस जाए। दीवारों पर लगी शानदार चित्रकारी और कमरे के एक कोने में रखा प्राचीन फर्नीचर सब कुछ चीख चीख कर उस इंसान की दौलत और ताकत की गवाही दे रहा था। काया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण से घर में बिताई थी, अंदर से पूरी तरह हैरान थी। यह कोई घर नहीं, एक किला है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसकी यह हैरानी बहुत जल्दी एक खोलते हुए गुस्से में बदल गई। विलासिता उसे खरीद नहीं सकती थी और कैद उसे कभी मंजूर नहीं थी। काया बंसल हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बालकनी की तरफ कदम बढ़ाया। नीचे झांक कर देखा तो एक बहुत बड़ा और हरा भरा बागीचा था। हवेली की ऊंची दीवारों पर चारों तरफ हथियारों से लैस पहरेदार खड़े थे। यह देखकर उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। मैं कोई सजावटी सामान नहीं हूँ जिसे यह गुंडा अपनी हवेली में सजा कर रखेगा, वह बड़बड़ाई। डर के बावजूद उसने देखा कि बालकनी के नीचे बगीचे तक एक मोटी लोहे की पाइप जा रही थी। बिना एक पल सोचे काया ने पाइप को पकड़ा और अपने घायल कंधे की परवाह किए बिना फुर्ती से नीचे उतरने लगी। वह जैसे ही बगीचे की घास पर उतरी और मुख्य द्वार की तरफ छुपते हुए बढ़ने लगी, तभी एक भारी और सर्द आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। तुम्हारे कंधे का घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं है काया। इतनी मेहनत तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है। काया झटके से पलटी। सामने एक बड़े से पेड़ की छांव में रियांश आराम कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का एक प्याला था। विक्रम और दो अन्य खुखार दिखने वाले पहरेदार उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। रियांश ने रात के कपड़े बदलकर एक गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि काया ऐसा कुछ करने वाली है। उसे देखकर काया का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। वह तेज कदमों से चलते हुए बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे यहाँ अपनी कैद में रखने का हक तुम्हें किसने दिया? काया लगभग चिल्लाई। रियांश ने बहुत ही इत्मीनान से कॉफ़ी का प्याला पास रखी कांच की मेज पर रखा और अपनी गहरी स्याह आंखों से उसे देखा। मैंने तुम्हें रात को ही बताया था कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी चीज़ों को यूं ही भटकने नहीं देता। मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी किसी भी हिफाजत की ज़रूरत है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम या तुम्हारे ये कुत्ते मुझे नहीं रोक सकते। काया ने मुख्य द्वार की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रियांश की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। पलक झपकते ही वह अपनी कुर्सी से उठा और उसने काया का वह हाथ जो सही था अपनी मजबूत उंगलियों से जकड़ लिया। उसने काया को एक झटके से अपनी तरफ खींचा। तुम इस हवेली से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। रियांश की आवाज़ अब भारी और ख़तरनाक हो चुकी थी। छोड़ो मुझे। काया ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने के लिए हटकी, लेकिन रियांश की पकड़ लोहे की जंजीर जैसी थी जो टस से मस नहीं हो रही थी। उसका वह बेखौफ और अधिकार जताने वाला रवैया काया के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। गुस्से, चीड़ और बेबसी में काया का दिमाग शून्य हो गया। बिना कुछ सोचे एक पल के लिए उसने अपना सिर झुकाया और रियांश की कलाई के ठीक ऊपर उसके मजबूत हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। काया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पीछे खड़े विक्रम और दोनों पहरेदारों की सांसें हलक में अटक गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वे जानते थे कि रियांश वह इंसान है
जो अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता है। किसी की रियांश को खरोच मारने की भी हिम्मत नहीं होती थी और इस लड़की ने उसे काट लिया था। विक्रम का हाथ अनजाने में अपनी बंदूक की तरफ गया, लेकिन तभी रियांश ने अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया, जो विक्रम के लिए वहीं रुक जाने का सीधा इशारा था। रियांश के चेहरे पर दर्द की एक हल्की सी लकीर भी नहीं उभरी। उसने ना तो अपना हाथ पीछे खींचा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। वह बिल्कुल किसी पत्थर की मूरत की तरह स्थिर खड़ा रहा। बस उसकी गहरी निगाहें काया के झुके हुए सिर पर टिकी थी। कुछ पलों बाद जब काया को खुद अपने मुंह में खून का हल्का स्वाद महसूस हुआ तो वह हैरान होकर पीछे हटी। वह जोर जोर से हाँफ रही थी। उसकी आंखें अब भी गुस्से से भरी थी, लेकिन साथ ही एक उलझन भी थी कि इस आदमी ने उसे खुद से अलग क्यों नहीं किया। रियांश ने बहुत इत्मीनान से अपने हाथ को देखा। वहाँ काया के दांतों का गहरा निशान बन गया था और उससे खून की कुछ बूंदें रीसकर उसकी बाह पर बह रही थी। उसने खून को नज़रअंदाज किया और धीरे से अपनी नज़रें काया के चेहरे पर उठाई। गुस्सा होने या चिल्लाने के बजाय रियांश के होठों पर एक गहरी, खतरनाक और बेहद रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी चमक उठी, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह। रियांश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद धीमी और सर्द आवाज़ में कहा, मुझे यह पसंद आया। काया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे उम्मीद थी कि वह चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा या उसे कोई सज़ा देगा जिससे वह उससे लड़ सके, लेकिन उसका यह शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर काया के अंदर की चिढ़ सातवें आसमान पर पहुंच गई। यह आदमी पूरी तरह से पागल था। उसकी कोई भी हरकत, कोई भी गुस्सा रियांश की उस पत्थर जैसी शांति को तोड़ नहीं पा रहा था। तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, काया बुरी तरह चीढ़ते हुए बड़बड़ाई। उसने नफरत भरी नज़रों से उसे घूरा और अपने पैर जोर से पटकते हुए बिना कुछ और कहे वापस हवेली के अंदर उसी कमरे की तरफ मुड़ गई। रियांश वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें तब तक काया की पीठ पर टिकी रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। विक्रम और बाकी पहरेदार अब भी सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके क्रूर और बेरहम मालिक को आखिर इस साधारण सी लेकिन आग उगलने वाली लड़की में ऐसा क्या दिख गया था जो वह खून बहने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। रियांश ने अपने खून से सने हाथ को देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। खेल अब पूरी तरह से शुरू हो चुका था और यह जंगली बिल्ली अब हमेशा के लिए उसके पिंजरे का हिस्सा बनने वाली थी। कमरे में लौटकर काया ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटक कर बंद किया कि दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग भी एक पल के लिए हिल गई। उसका गुस्सा उस उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी वक्त फट सकता था। वह बिस्तर पर बैठ गई और अपने बालों को झुंझलाहट से पीछे किया। कुछ ही मिनट बीते थे कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आने की जहमत मत उठाना, वरना हड्डियां मैं तोड़ूंगी और इलाज तुम्हें खुद अपना करना पड़ेगा, काया ने दरवाजे की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन दरवाज़ा खुला। अंदर विक्रम खड़ा था और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ में मेडिकल किट थी। आदमी के चेहरे पर पसीना चमक रहा था और उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वह इस हवेली और इसके मालिक से कितना खौफ खाता है। मैडम, यह डॉक्टर शर्मा है, विक्रम ने एकदम सपाट आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी नज़रें काया से थोड़ा दूर ही थी। मालिक ने आपके कंधे की सही से ड्रेसिंग करने के लिए इन्हें भेजा है। काया ने अपनी भौहें चढ़ाई और सोफे से उठकर डॉक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में जो सर्द गुस्सा था उसे देखकर डॉक्टर शर्मा अनजाने में ही 2 कदम पीछे खिसक गए। तो आप डॉक्टर हैं? काया ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। उसका लहजा किसी धारदार चाकू की तरह था। जी मैडम, मुझे आपके कंधे का घाव साफ करके नई पट्टी बांधने का हुक्म मिला है, डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा
और अपनी कीट खोलने के लिए आगे बढ़ा। हुक्म? काया ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है सर्जन और डॉक्टरों के हाथ बहुत कीमती होते हैं। अगर मेरे इस कंधे को आपकी एक भी उंगली ने मेरी मर्जी के बिना छुआ तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर किसी की नब्ज टटोलने लायक नहीं रहेंगे। हड्डियां जोड़ने का काम है ना आपका, आज खुद की जोड़नी पड़ जाएगी। डॉक्टर शर्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर विक्रम की तरफ देखा, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन विक्रम खुद किसी मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा था। पर मैडम, अगर मैंने इलाज नहीं किया तो साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर ने रुआसी आवाज़ में सफाई दी। और अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काया ने मेज पर रखा एक भारी कांच का पेपर वेट अपने हाथ में उछालते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारा है डॉक्टर। वैसे भी ये जो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं ना, इनसे पट्टी बांधोगे तो घाव और गहरा हो जाएगा। जाओ अपने उस साइको मालिक से कहो कि मुझे किसी झोला छाप की ज़रूरत नहीं है। पर साहब का गुस्सा। काया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। जाकर उसकी पट्टी बदल दो। वैसे भी मैंने उसके हाथ पर जो नया डिज़ाइन बनाया है उसे टिटनेस के इंजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब निकलो यहाँ से। डॉक्टर शर्मा ने अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और बिना एक पल गंवाए लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वह भी बाहर चला गया। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। काया ने पेपर वेट वापस मेज पर पटका और बिस्तर पर लेट गई। लगभग 1 घंटे बाद फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। इस बार एक नौकरानी अंदर आई। उसके हाथों में चांदी की एक बड़ी सी ट्रे थी, जिससे शाही पुलाव, दाल मखनी, पनीर और गर्म रोटियों की ऐसी लाजवाब महक आ रही थी कि किसी भी इंसान की भूख जाग जाए। नौकरानी ने चुपचाप ट्रे मेज पर रखी और बिना नजरें मिलाए तेजी से बाहर निकल गई। काया ने ट्रे की तरफ एक नफरत भरी नज़र डाली। चाहे मुझे भूखे पेट मरना पड़े, लेकिन मैं इस गुंडे के घर का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। उसने बुदबुदाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जीत पर अड़ी रहेगी, लेकिन हकीकत और सिद्धांतों के बीच अक्सर पेट बीच में आ जाता है। काया ने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था और लड़ाई, घाव और भागने की कोशिश ने उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली थी। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। खाने की वह महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी और सीधे काया के दिमाग पर असर कर रही थी। उसके पेट से ऐसी तेज गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई जैसे अंदर कोई जंग छिड़ गई हो। काया ने अपनी आंखें खोली और छुप छुप कर ट्रे की तरफ देखा। ये खाना नहीं है, ये एक चाल है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, हो सकता है इसमें जहर मिला हो, लेकिन दूसरे ही पल उसका व्यवहारिक दिमाग बोल पड़ा, अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वह इतनी मेहनत क्यों करता, और अगर जहर होगा भी तो कम से कम उस पागल आदमी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। वह धीरे से बिस्तर से उठी। उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी थी कि कहीं कोई आ ना जाए। दबे पांव चलकर वह मेज के पास पहुंची। उसने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे दाल में डुबोकर मुंह में रखा। स्वाद इतना लाजवाब था कि काया की सारी जीत और एटीट्यूड एक पल के लिए हवा हो गया। भूखे पेट तो बगावत भी नहीं की जाती। उसने खुद को एक ठोस तर्क दिया, अगर मुझे यहाँ से भागने के लिए उस रियांश की हड्डियाँ तोड़नी है तो मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए। यह खाना नहीं, मेरे भागने का ईंधन है। यह सोचते ही काया ने अपनी सारी शराफत किनारे रखी और प्लेट पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सदियों से भूखी हो। वह भूल गई कि वह किसी दुश्मन की कैद में है। वह बस एक हाथ से जल्दी जल्दी निवाले तोड़कर खा रही थी। खाते वक्त भी उसके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर था, जैसे वह खाना खाकर रियांश पर ही कोई एहसान कर रही हो। कुछ ही मिनटों में चांदी की प्लेट पूरी तरह साफ हो चुकी थी। काया ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक लिया। डकार लेते हुए उसने रुमाल से अपना मुंह पोंछा और एक सुकून भरी सांस ली। पेट भर चुका था, ऊर्जा वापस आ गई थी और अब रियान से लड़ने के लिए उसका दिमाग नई तरकीबें बुनने के लिए पूरी तरह तैयार था। रात का अंधेरा उस विशाल हवेली पर किसी भारी चादर की तरह बिछा हुआ था।
कमरे में सन्नाटा था, लेकिन काया के दिमाग में एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसका सूजा हुआ और दर्द करता कंधा, हवेली की ऊंची दीवारें और सबसे बढ़कर रियांश की वह खतरनाक भेदने वाली नजरें, ये सब उसे सोने नहीं दे रहे थे। वह करवटें बदल रही थी। दिमाग भागने की एक से बढ़कर एक तरकीबें बूंद रहा था, लेकिन शरीर की ताकत जवाब दे चुकी थी। लड़ाई, चोट और दिन भर की मानसिक थकान ने आखिरकार उसे हरा दिया। रात के किसी पहर उसकी आंखें भारी हुई और वह गहरी नींद में डूब गई। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे का हैंडल बिना कोई आवाज़ किए घूमा। अंधेरे को चीरता हुआ रियांश अंदर आया। उसके कदमों की आहट इतनी खामोश थी कि हवा को भी उसके आने का एहसास ना हो। वह आकर काया के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। खिड़की से छन कर आ रही चांद की मध्यम रोशनी काया के चेहरे पर पड़ रही थी। नींद में भी काया की भ्रीकुटी तनी हुई थी, जैसे वह अपने सपनों में भी किसी से लड़ रही हो। रियांश की सेह आंखों में एक अजीब सी नरमी और एक खौफनाक अधिकार का मिश्रण था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही हल्के से काया के माथे पर बिखरी बालों को एक लट को हटा दिया। काया ने नींद में एक हल्की सी कराह भरी और करवट बदल ली। रियांश के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वह जानता था कि यह जंगली बिल्ली पिंजरे में घूट रही है। उसे आज़ादी चाहिए थी। रियांश ने उसी पल एक फैसला लिया। वह काया को आज़ादी देगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि वह खुद दुनिया की उस कड़वी हकीकत से टकराए जो रियांश उसे समझाना चाहता था। जब तक काया का यह भ्रम नहीं टूटता कि दुनिया में उसका अपना कोई है, वह कभी रियांश के उस अधिकार को स्वीकार नहीं करेगी। रियांश मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में पूरी हवेली के सुरक्षा पहरेदारों को एक गुप्त आदेश मिल चुका था। तड़के 4 बजे आसमान में अभी भी स्याह अंधेरा था। काया की आंख अचानक खुली। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन भागने की जिद ने दर्द को दबा दिया। वह दबे पांव उठी और बालकनी से नीचे झांका। उसे यह देखकर अजीब सी हैरानी हुई कि बागीचे के उस हिस्से में जहां कल रात कड़ा पहरा था, वहां अभी कोई गार्ड नहीं था। शायद शिफ्ट बदल रही है या फिर ये बेवकूफ़ सो गए हैं। काया ने मन ही मन सोचा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पाइप के सहारे वह दोबारा नीचे उतरी। इस बार किसी ने उसे नहीं टोका। वह पेड़ों की आड़ लेती हुई मुख्य दीवार तक पहुंची। दीवार फांदना मुश्किल था, लेकिन काया के जुनून के आगे हर मुश्किल छोटी थी। वह किसी तरह दीवार फांदकर हवेली से बाहर निकल गई। वह भाग रही थी, हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी। उसे लगा उसने उस रियांश को चकमा दे दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी में खड़ा रियांश अंधेरे में उसे जाते हुए देख रहा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और चेहरे पर वही सर्द तार्किक मुस्कान। उसने विक्रम को इशारा किया, इसके पीछे 2 आदमी लगा दो, इसे पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, पाटिल का कोई कुत्ता इसके आसपास भी भटके तो उसे वहीं ख़त्म कर देना। सुबह 7:30 बजे वंसल निवास। हवा में सुबह की ताजगी थी। काया लगभग घिसटते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और कंधे की पट्टी से हल्का खून रिस रहा था। पूरी रात का सफ़र और दर्द उसे तोड़ चुका था, लेकिन घर पहुंचने की तसल्ली ने उसे खड़ा रखा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। उसे उम्मीद थी कि घर वाले उसके गायब होने से परेशान होंगे। शायद पुलिस को फ़ोन किया होगा या रो रहे होंगे। दरवाज़ा खुला। सामने चाचा जी खड़े थे। उनके हाथ में सुबह की चाय का कप था और चेहरे पर कोई चिंता नहीं, बल्कि एक सामान्य सा भाव था। लेकिन जैसे उनकी नज़र काया की इस हालत पर पड़ी, उनके हाथ से चाय का कप छूटकर ज़मीन पर गिर गया। तू यहाँ क्या कर रही है? चाचा जी की आवाज़ में चिंता नहीं, बल्कि एक भयंकर खौफ था। चाचा, मुझे चोट लगी है। काया ने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन चाचा जी ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजे पर ही रोक दिया। अंदर कदम मत रखना। उनकी तेज आवाज़ सुनकर चाची भी दौड़ती हुई बाहर आ गई। काया को अपनी ही आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चौंक कर वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ है आपको? मैं पूरी रात गायब थी। गुंडों ने मुझ पर हमला किया और आप?
काया की आवाज़ में दर्द और अविश्वास घुल गया था। हमें सब पता है, चाची ने नफरत भरी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। पाटिल के आदमियों ने रात को ही हमारे घर के बाहर चक्कर लगाए थे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमने तुझे इस घर में पनाह दी तो वे पूरे घर को आग लगा देंगे। तू तो मौत को दावत देती फिरती है, क्या अब हमें भी मरवाएगी? काया सन्न रह गई। रियांश के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में किसी बम की तरह फटने लगे। तुम्हारे उस घर, जहाँ तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी परवाह तक नहीं है, वे पाटिल के डर से तुम्हें खुद ही घर से बाहर निकाल देंगे। चाचा, मैंने उन गुंडों को नहीं उकसाया था, वो मुझे मार डालते। मेरे कंधे से खून बह रहा है और आप मुझे धक्के मार रहे हैं। काया की आंखों में पहली बार आंसू तैर गए, लेकिन वह उन्हें छलकने नहीं देना चाहती थी। तो हम क्या करें? आरती उतारे तेरी। चाचा जी का लहजा अब खौफ से बदलकर बेसुध बेरुखी में बदल चुका था। हमने तुझे पाला पोसा ताकि तू एक दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। तू अनाथ थी, अनाथ ही रहेगी। तेरे खून में ही कोई खोट है जो तू शांति से नहीं रह सकती। अगर तूने इस घर की चौखट पार की तो मैं खुद पाटिल को फ़ोन करके तुझे सौंप दूंगा। ये शब्द काया के सीने में गोलियों की तरह लगे। उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। वह परिवार जिसे वह अपने आज़ादी और उसूलों के बावजूद अपना मानती थी, मौत के डर से उसे दांव पर लगाने को तैयार था। वे लोग खुश थे कि काया रात भर घर नहीं आई ताकि पाटिल का कहर उन पर न टूटे। चाची ने अंदर से काया के कपड़ों से भरा एक पुराना बैग लाकर जमीन पर फेंक दिया। यहाँ से चली जा काया, और कभी पलट कर इस घर का दरवाज़ा मत खटखटाना। हमारे लिए तू आज से मर चुकी है, चाचा जी ने कहा, और काया के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की वह भयानक आवाज़ गली के सन्नाटे में गूंजती रही। काया वहीं खड़ी रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। आसमान घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जिस आज़ादी और स्वाभिमान के दम पर वह रियांश की हवेली से भागी थी, उस स्वाभिमान को उसके अपने ही परिवार ने पैरों तले कुचल दिया था। उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस एक भयानक खालीपन था। तभी गली के मुहाने पर एक काले रंग की एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी का शीशा धीरे से नीचे हुआ। अंदर ड्राइविंग सीट पर रियांश बैठा था। उसकी गहरी स्याह आंखों में ना कोई जीत का घमंड था, ना कोई ताना मारने का भाव, बस एक कड़वी हकीकत का आईना था। काया ने मुड़कर उस गाड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलककर उसके गाल पर आ गिरी। रियांश सही था। इस क्रूर दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। बंद दरवाजे की वह गूंज काया के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गई। जिस परिवार को उसने अपना माना, उन्होंने मौत के डर से उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। गाल पर छलक आई उसी इकलौती बूंद ने उसकी कमजोरी को बयां किया था, लेकिन अगली ही सेकेंड काया की आंखों की वह नमी एक खौलते हुए अंगारे में बदल गई। उसने झटके से अपने आंसू पोंछे। उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई। अनाथ थी तो क्या, वह भीख नहीं मांगेगी। जब बचपन से अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, तो आज भी वह अपने दम पर जिंदा रहना चाहती है। उसने अपने पैरों के पास पड़ा कपड़ों का पुराना बैग उठाया और पलटे बिना गली की तरफ कदम बढ़ा दिए। गली के नुक्कड़ पर खड़ी काले रंग की चमचमाती एसयूवी का शीशा नीचे था। रियांश ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे ही देख रहा था। काया ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ से सड़क पार करने लगी। रियांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। उसके लंबे गठीले शरीर और उस महंगे कोट ने सुबह की हवा में भी एक भारीपन ला दिया था। वह चुपचाप काया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सर्द लेकिन बेहद रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे काया का यह गुरूर बहुत पसंद आ रहा था। तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया देख ली है काया? रियांश ने अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डालते हुए कहा। उसकी आवाज़ में ना ताना था ना हमदर्दी, बस एक ठोस हकीकत थी। तुम्हारा वहम टूट गया, फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। काया ने अपने बैग को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे घूरते हुए बोली, मेरी अकड़ ही मेरी रीढ़ की हड्डी है रियांश। मुझे तुम्हारे झूठे एहसान की
या तुम्हारे उस महल रूपी पिंजरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलने लगूंगी। मैं अकेले भी जिंदा रहना जानती हूँ। रियांश की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारी यह बेवकूफ़ी भरी बहादुरी ही तुम्हें एक दिन मरवाएगी। पीछे मुड़कर देखो। काया ने हल्की सी गर्दन घुमाई। गली के दूसरे छोर पर एक चाय की दुकान के पास दो आदमी खड़े थे जो लगातार उसी की तरफ देख रहे थे। उनके जैकेट के अंदर छिपे हथियारों का उभार साफ नजर आ रहा था। पाटिल के आदमी, तुम्हारे चाचा ने कल रात ही पाटिल को खबर कर दी थी कि अगर तुम यहाँ आओगी तो वे तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। रियांश ने बेहद शांत लहजे में बताया। ये दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम अब तक एक लाश बन चुकी होती। यह सुनकर काया के अंदर एक सिरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर खौफ नहीं आने दिया। तो लड़ लूँगी इनसे भी, मर गई तो मर गई, पर तुम्हारी कैद में नहीं रहूँगी। रास्ता छोड़ो मेरा। काया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रियांश ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी निगाहें काया के सूजे हुए और खून से सने कंधे पर टिक गई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक परवाह उभर आई जिसे वह छुपाना नहीं चाहता था। चुपचाप गाड़ी में बैठो काया। रियांश का लहजा अब किसी हुक्म से कम नहीं था। तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है और तुम्हारी जीत से मेरा सब्र। इससे पहले कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर उस सीट पर पटक दूं, खुद जाकर बैठ जाओ। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। काया ने दांत पीसते हुए कहा। मैं चला सकता हूँ और मैं चला रहा हूँ। रियांश एक कदम और करीब आ गया। उसकी महक, वह मर्दाना परफ्यूम और सिगरेट का हल्का सा धुआं काया की सांसों में घुलने लगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ा सकती हो तो आजमा कर देख लो। उन दोनों के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही थी। काया की आंखें बगावत कर रही थी, लेकिन उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। अंततः उसने गुस्से से अपना बैग जमीन पर पटका और पैर पटकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। रियांश ने बैग उठाया, उसे डिग्गी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और शहर के उस हिस्से को पीछे छोड़ दिया। अंदर का सन्नाटा बहुत भारी था। एसी की ठंडी हवा भी काया के गुस्से को शांत नहीं कर पा रही थी। रियांश ने बिना कुछ कहे डैशबोर्ड से एक फर्स्ट एड किट निकाली और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए किट काया की गोद में डाल दी। इसे साफ करो, खून सीट पर गिर रहा है। रियांश ने सामने देखते हुए कहा। काया ने किट को घूरा और फिर उसे वापस रियांश की तरफ खिसका दिया। मुझे नहीं करानी पट्टी और मुझे तुम्हारी यह झूठी परवाह भी नहीं चाहिए। रियांश ने गाड़ी अचानक एक झटके से सड़क के किनारे रोकी। ब्रेक की तेज आवाज़ हुई। इससे पहले कि काया कुछ समझ पाती, रियांश ने अपनी सीट बेल्ट खोली और काया की तरफ झुक गया। काया की सांसें अटक गई। रियांश उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें काया के गालों पर टकरा रही थी। वह घबरा कर पीछे हटने लगी, लेकिन रियांश ने एक हाथ से उसकी कमर को हल्का सा सहारा दिया ताकि वह सीट से पीछे ना टकराए और दूसरे हाथ से फर्स्ट एड किट खोल ली। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी यह बगावत पसंद है, रियांश ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। उसकी निगाहें काया की आंखों में उलझी हुई थी। लेकिन जब बात तुम्हारी हिफाजत की हो तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। उसने रूई पर दवा लगाई और बहुत ही नरमी से काया के कंधे का घाव साफ करने लगा। काया ने दर्द से अपनी आंखें मीच ली और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। रियांश के हाथ तुरंत रुक गए। उसकी सख्त आंखों में एक अजीब सी तड़प नजर आई। उसने फूंक मारकर घाव को सुन्न करने की कोशिश की। उसका वह खूंखार इंसान वाला रूप अचानक किसी बहुत ही परवाह करने वाले इंसान में बदल गया था। काया ने आंखें खोलकर उसे देखा। वह आदमी जो पलक झपकते ही लोगों की हड्डियां तोड़ देता था, वह कितनी नजाकत से उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था। काया का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। यह नज़दीकी, यह अनकहा एहसास उसे डरा रहा था। हो गया, रियांश ने पट्टी बांधते हुए कहा।
और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। काया ने चुपचाप अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। वह इस एहसास को अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहती थी। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी शहर के सबसे आलीशान और महंगे रेस्तरां के सामने रुकी। यह कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ शहर के सबसे रईस लोग ही आ सकते थे। गार्ड्स ने रियांश की गाड़ी देखते ही तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोला। हम यहाँ क्यों आए हैं? काया ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को देखते हुए झिझक के साथ पूछा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूखा मार दूंगा? रियांश ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। काया ने कल रात का खाना खाया था, लेकिन सुबह की भागदौड़ और परिवार से मिले धोखे ने उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली थी। भूख से उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी बरकरार था। मुझे भूख नहीं है, काया ने अकड़ते हुए कहा। रियांश ने उसकी तरफ देखा। एक हल्की सी हंसी उसके होठों से छूट गई। तुम्हारा पेट अभी 10 मिनट पहले गाड़ी में इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रहा था कि मुझे लगा इंजन में कोई खराबी आ गई है। बाहर निकलो। काया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे बाहर निकली। रियांश उसे रेस्तरां के अंदर ले गया। पूरा स्टाफ जैसे रियांश के स्वागत में खड़ा हो गया। मैनेजर भागता हुआ आया और उन्हें सबसे सुरक्षित वीआईपी और एकांत केबिन में ले गया। टेबल के चारों ओर रेशमी पर्दे लगे थे और मध्यम रोशनी ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। रियांश ने खुद आगे बढ़कर काया के लिए कुर्सी खींची। काया ने उसे एक अचरज भरी निगाह से देखा और बैठ गई। वेटर हाथ में मेन्यू कार्ड लेकर खड़ा था। काया ने जैसे ही मेन्यू कार्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रियांश ने उसे रोक दिया और वेटर की तरफ मुड़ा। इसे हटा दो, रियांश ने मेन्यू कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसने बिना काया से पूछे ऑर्डर देना शुरू किया। हॉट एंड सावर सूप, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता, तंदूरी रोटियां, दाल बुखारा, 2 तरह के सलाद और मीठे में चॉकलेट, लावा केक और रसमलाई। सब कुछ 15 मिनट में यहाँ होना चाहिए। वेटर ने सिर झुकाया और तुरंत चला गया। काया की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पेट है या कोई सरकारी गोदाम? इतना खाना कौन खाएगा? और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है। रियांश आराम से अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगा कर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया। उसकी गहरी नज़रें काया के चेहरे पर जमी थी। तुमने कल रात से ठीक से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। और जहाँ तक पूछने की बात है, तो मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। मैं अपने दुश्मनों और अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ। काया ने मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाते हुए कहा। तुम हो और तुम्हें यह मानना पड़ेगा। रियांश का लहजा बहुत शांत था, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जो काया को अंदर तक हिला रहा था। खाना आने लगा। मेज पूरी तरह से व्यंजनों से भर गई। खुशबू इतनी शानदार थी कि काया के मुंह से पानी आ गया। उसने अपना एटीट्यूड एक तरफ रखा और सूप का चम्मच उठाया। रियांश ने खुद अपनी प्लेट में कुछ नहीं लिया। वह बस अपनी कोहनी मेज पर टिकाए, अपनी हथेली पर ठुड्डी रखे काया को खाते हुए देख रहा था। तुम क्यों घूर रहे हो मुझे? खुद क्यों नहीं खाते? काया ने पनीर का एक बड़ा टुकड़ा चबाते हुए पूछा। उसकी नाक पर थोड़ा सा ग्रेवी का निशान लग गया था। रियांश की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी भरी चमक आ गई। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खाते हुए देखना मुझे सुकून दे रहा है। काया ने अचानक खाना रोक दिया। रियांश की इस बात में जो इंटेंसिटी थी, जो गहराई थी, वह उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। यह गुंडा जो पूरे शहर पर राज करता था, वह उसे इस तरह क्यों देख रहा था? तभी रियांश थोड़ा आगे झुका। काया की सांसें फिर से अटक गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से काया की नाक पर लगी ग्रेवी को बहुत ही नजाकत से पोंछ दिया। उसके स्पर्श से काया के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। खाते वक्त भी तुम किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगती, रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। काया ने झटके से अपना चेहरा पीछे किया। उसकी धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। अपने हाथ अपने पास रखो, मुझे यह सब पसंद नहीं है।
झूठ बोलना तुम्हें आता नहीं है काया, रियांश ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा। खाना खत्म होने के बाद काया वास्तव में बेहतर महसूस कर रही थी। रियांश ने बिल चुकाया और वे दोनों बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? काया ने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी लड़ाई नहीं थी। हवेली, और इस बार भागने की कोशिश मत करना, रियांश ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वे रेस्तरां के पीछे वाले वीआईपी एग्जिट से बाहर निकलने, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हवा ठंडी थी। रियांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी छठी इंद्री ने उसे कुछ चेतावनी दी। हवा में किसी चीज़ के तेजी से चीरने की आवाज़ आई। काया, नीचे झुको, रियांश की भयानक आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि काया कुछ समझ पाती, रियांश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और पूरी ताकत से ज़मीन पर लेट गया। अगले ही सेकंड गाड़ी का पिछला शीशा किसी भारी स्नाइपर बुलेट के टकराने से चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े उनके ऊपर बारिश की तरह गिरे। काया का दिल खौफ से कांप उठा। वह रियांश के मजबूत सीने के नीचे दबी हुई थी। रियांश का एक हाथ उसके सिर को सुरक्षित किए हुए था और दूसरा उसकी कमर पर था। ये क्या था? काया ने हाँफते हुए पूछा। रियांश ने अपनी बंदूक निकाल ली थी। उसकी आंखें अंधेरे में छुपे उस शूटर को तलाश रही थी। उसका चेहरा गुस्से से दहक रहा था। यह पाटिल के आदमी नहीं थे। काया, रियांश ने काया के बिल्कुल कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सच था जिसने काया के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। पाटिल की इतनी औकात नहीं है कि वह मुझ पर गोलियां चलवाए। ये गोलियां मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए थी। काया ने अब विश्वास से उसे देखा। मेरे लिए? पर मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, मुझे कौन मारना चाहेगा? रियांश ने उसे और कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक ज्वाला भड़क उठी थी। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो काया बंसल। पाटिल तुम्हारे पीछे इसीलिए नहीं पड़ा था क्योंकि तुमने उसके आदमी को हाथ तोड़ा था। वो तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन थे। और अब वो लोग भी आ गए हैं जिनसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचाकर उस बंसल परिवार के घर छोड़ा था। काया की सांसें वहीं रुक गई। उसके असली माँ बाप, वो लोग कौन थे? और यह रियांश यह सब कैसे जानता था? अंधेरे से गोलियों की बौछार तेज हो गई। रियांश ने काया को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की आड़ लेते हुए एक भयानक खूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। कहानी का वो सच अब सामने आने वाला था जो काया की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस तूफान में उसका इकलौता साथी, यह शायद उसका सबसे बड़ा रहस्य रियांश ही था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।